Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to discuss chapter electromagnetic waves with you. It is a chapter from NCERT, chapter number 8, electromagnetic waves. So firstly I will discuss the theory and then we will move on to the exercises part. So let's learn firstly what we study in this chapter. So electromagnetic waves basically it is an extension of electromagnetism only. Like firstly we study electricity, then we study magnetism and how magnetic properties are there, how what is electric field, what is electric potential, what is magnetic field, magnetic potential. Then we study about bar magnets and all that. And after that, in the continuation only this chapter is there. So in this chapter basically we try to learn about Maxwell's equation. Maxwell was a very great scientist, and did he did some work in this electromagnetism part, and he told us something about electromagnetic waves. So basically, his equations are the ones which we study here in this chapter. So what actually Maxwell actually told that we studied that the time varying magnetic field produces electric field in the previous electromagnetic induction chapter. In the similar way, Maxwell told us that not only the electric current but also time varying electric field also produces magnetic field. देखो यार, but also a time varying electric field generates magnetic field. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है. देखो, argue that this was indeed the case. Not only an electric field but also a time varying electric field generates a magnetic field. So ये important चीजें है, तो इसको अपन लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. और अपन जब वो कैपेसिटर के बाहर जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें इन्होंने क्या किया था, उसमें उसमें मैक्सवेल सर ने जो अपन एम्पियर सर्कुलर लॉ से जो अपना कैपेसिटर होता है उसके बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उसमें उन्होंने कुछ दिक्कत देखी. क्या दिक्कत देखी? उन्होंने बोला कि जो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है. क्या है इनकंसिस्टेंसी? इनकंसिस्टेंसी इन द सेंस, मतलब कहीं पे वो ज्यादा है, कहीं पे वो कम है. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बोल लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है उसकी वजह से एक एडिशनल करंट आ रहा है, और उस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बार बार आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है. तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस होती है, उसको अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, बस ये उन्होंने फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन करके अपनी इक्वेशंस दी थी, तो वो इक्वेशन अपन पढ़ते हैं. सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है. A changing electric field must also produce a magnetic field, जो मैंने बताया. This effect is of great importance because it explains the existence of radio waves, gamma waves, and visible light as well as the other forms of electromagnetic waves. जो अपन जैसे कि अपने को दिखता है कुछ भी अपन लोग देख पाते हैं. क्यों देख पाते हैं? क्योंकि अपने आसपास विजिबल लाइट है. तो वो विजिबल लाइट के फिनोमेना वैसे जैसे विजिबल लाइट होती है वैसे ही कुछ अलग और रेस होती है, जैसे कि रेडियो वेव्स हो गई, गामा रेस हो गई, ऐसे कई टाइप की वेव्स होती हैं. तो इन सब वेव्स का एग्जिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी ही अपने को मैक्सवेल सर ने दी थी. और अब उन्होंने दिया गया था, उन्होंने बोला था कि अपन ने ये तो अब पढ़ा हुआ है, बी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड. ये अपना एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये अपन लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ते हैं. ठीक है, अभी इसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये तो वही है एम्पियर सर्कुलर लॉ. अब उन्होंने बोला कि इसी सरफेस पे एक डिफरेंट सरफेस कंसीडर करो विच इज द सेम बाउंड्री. मतलब ये दो दो सरफेस थी, उसके बाद एक सरफेस और कंसीडर करो जिसकी बाउंड्री सेम हो. तो फिर उन्होंने बेसिकली ये बोला कि अभी जब ऐसे करोगे तो आपने को पता है कि जो अपोजिट प्लेट्स होती है उनपे अपोजिट चार्ज आता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव. लेट्स रीड दिस आउट. दिस इज अ पॉट लाइक सरफेस विच नोवेयर टचेस द करंट. एक ऐसा सरफेस बनेगा जो करंट को टच नहीं कर रहा है. फिर बट हैज इट्स बॉटम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, लेकिन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इसका बॉटम है. फिर उन्होंने बोला कि अंदर सच सरफेस शेप्ड लाइक अ टिफिन बॉक्स विदाउट द लिड. On applying Ampere's circular law, such a surface with same perimeter, we find that the left hand side of the equation 8.1, मतलब वही वाली इंटीग्रल बी डॉट डीएल वाली, has not changed, but the right hand side is zero and not mu naught ni. क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड. लेकिन जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट करंट आता है उसके चक्कर में जो इंटीग्रल बी डॉट डीएल होता है वो जीरो होता है.
म्यू नॉट आई नहीं होता। लेकिन ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से तो कोई करंट ही पास नहीं कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिले हैं। तो बेसिकली ये होता किस वजह से? ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, उसकी वजह से होता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी होगा, इज देयर एनीथिंग पासिंग थ्रू द सरफेस एज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर? मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं है कि इस करंट को काउंटर करने के लिए कोई और करंट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में से जा रहा होगा, तभी तो करंट जीरो आ रहा होगा, वरना करंट जीरो आ ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो करंट तो फ्लो होना ही चाहिए। लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्स्ट्रा करंट आ रहा होगा जो उसको काउंटर कर पा रहा होगा। तो वो जो करंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। वो किसकी वजह से आता है? वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा करंट है जिसको अपन लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं। अब वो करंट कैसे लिखेंगे? अपन करंट को लिखेंगे आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी अपन लिखेंगे, अपने को पता है डी एप्सिलॉन बाई डी टी क्या होता है, ये होता है ईएमएफ। इसको अपन लोग लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ? जो अपना फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स, वो अपने करंट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो जो अपना करंट हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट मतलब मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन फ्लक्स। सो दिस इज द मिसिंग टर्म इन द एम्पियर सर्किटल लॉ। जो अपन लोग एम्पियर का सर्किटल लॉ पढ़ते हैं वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसमें अपन लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को नहीं लेते हैं। अभी वो कंप्लीट है क्योंकि उसमें अपन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट को भी ले लिया है। ठीक है। उसके बाद, if we generalize this law by adding to the total current carried by conductors to the surface under term which is epsilon naught times the rate of change of electric flux to the same surface, the total has the same value of current I for all the surfaces। मतलब इसको ऐड कर देंगे उस टर्म में और वो कंप्लीट हो जाएगा। If this is done, there is no contradiction in the value of B obtained, and hence this is generalized Ampere's law। ठीक है। फिर B at the point P is non-zero। B at the point P, इस point P पे B non-zero है, no matter what surface is used for calculating it। इस सरफेस पे आप कोई भी सरफेस लेके इसको कैलकुलेट कर लो, लेकिन इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। और B at point P outside the place it's same as the point M just inside as should be। The current carried by conductors due to flow of charges is called conduction current। और जो चार्जेस आ रहे हैं इनके वजह से जो मतलब एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट आ रहा है, उसको अपन लोग बोले डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन अब जो ये चार्जेस फ्लो करेंगे उसकी वजह से करंट आ रहा है, उसको अपन लोग बोलेंगे कंडक्शन करंट। एक्चुअली में तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट इज कंडक्शन करंट। तो ये अपने को पता होना चाहिए। और जो चार्जेस के फ्लो होने की वजह से आ रहा है उसको अपन लोग बोल रहे हैं कंडक्शन करंट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है उसको अपन लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। और टोटल करंट आई है वो है सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चेंज इन फ्लक्स। और जो कंडक्शन करंट है वो तो अपना आईसी से अपन ने रिप्रेजेंट किया। सो दिस इज अवर टोटल करंट। और ये भी अपने को पता होना चाहिए कि टोटल करंट होता क्या है, क्योंकि इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फिर अपन लोग क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। पहले था सिर्फ म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड, अब हो जाएगा म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड, मतलब वही कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डी, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चेंज इन फ्लक्स। क्यों? क्योंकि ये जो करंट आएगा ये डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, तो इसको अपने को साथ में लेना पड़ेगा, तभी अपनी जो इनकंसिस्टेंसी आई थी ना बाहर, वो तभी खत्म हो पाएगी। तो इनिशियली ये सिर्फ एम्पियर्स लॉ था, बाद में मैक्सवेल ने इसको करेक्ट करेक्ट किया, तो इसका नाम हो गया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी। फिर इन ऑल रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट इज द सेम फिजिकल इफेक्ट एज द कंडक्शन करंट। करंट की तरह काम करता है इन सम केसेस। फॉर एग्जांपल, study electric fields in a conducting wire, the displacement current may be zero since the electric field E does not change with time। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो भी होता है, क्यों? क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट जो डी फाई होता है वो तभी होगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगी तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। और कभी कभी दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, कभी कोई जीरो हो जाएगा, बस वही लिखा हुआ है। In most of the cases, they both may be present in the same region of space as there exists no perfectly conducting or no perfectly insulating medium। Most interestingly, there may be large regions of space where there is no conduction current। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कंडक्शन करंट हो ही ना, जो अपन लोग सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि एम्पेयर इंटू कंडक्शन करंट पे लॉ दिया था। But there is only a displacement current due to time varying electric fields। In such a region, we expect a magnetic field
though there is no conduction current nearby. The prediction of such a displacement current can be verified experimentally. For example, a magnetic field between the plates of capacitor can be measured and seen to be the same as just outside at P. मतलब अपन उसको मेजर कर सकते हैं बेसिकली इस फॉर्मूला की मदद से. ठीक है. फिर the displacement current has literally far-reaching consequences. One thing we immediately notice is that the law of electricity and magnetism are now more symmetrical. अब इससे क्या होगा, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉस हैं इनमें थोड़ी सिमेट्री आ जाएगी. सिमेट्री इन द सेंस मतलब जो इनकंसिस्टेंसी थी वो खत्म हो जाएगी. Faraday's laws of induction states that there is an induced EMF equal to the rate of change of magnetic flux. ये अपन लोग पढ़ चुके हैं. फिर now since the EMF between 2 points 1 and 2 is the work done per unit charge taken from 1 to 2, ये अपने को EMF की definition लिखी हुई है. The existence of an EMF implies the existence of electric field. EMF तो electric field होगा, obvious सी बात है. So we can rephrase Faraday's laws of electromagnetic induction by saying that a magnetic field changing with time gives rise to an electric field. Magnetic field time से change होगी तो electric field आएगी. Then the fact that an electric field changing with time gives rise to magnetic field is symmetrical counterpart. समझे symmetrical कैसे है? Symmetrical ऐसे है कि magnetic field के चेंज होने से electric field आती है. In a similar fashion, electric field के चेंज होने से magnetic field आएगी. तो ये यहाँ पे symmetricity आ जाती है. ये उन्होंने बताया था. फिर ये अपनी चार मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इन चार इक्वेशंस पे पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस्ड होता है. इसके बिना कुछ नहीं होगा. तो इन चार इक्वेशंस को बाय हार्ट रट लेना. पहले तीन इक्वेशन तो अपन ने पढ़ रखी है. इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ. इंटीग्रल B डॉट डी इज इक्वल टू जीरो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. इंटीग्रल E डॉट डी इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ दैट लेंज़ लॉ. सो फैराडेस लॉ इसको बोलेंगे. और फाइनल एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, जिसमें अपन लोगों ने पहले सिर्फ एम्पियर्स लॉ था क्योंकि पहले सिर्फ म्यू नॉट आई सी था. बाद में मैक्सवेल ने इसमें करेक्शन किया, इसको अपन लोग मैक्सवेल करेक्शन भी बोलते हैं. और इसमें एक टर्म इंक्लूड किया आई में, एप्सिलॉन नॉट इनटू चेंज इन फ्लक्स. इसको अपन लोगों ने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट. उसके वजह से जो अपना इंटीग्रल बी डॉट डीएल था वो म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स बाई डी टी हो जाएगा. इसको अपन लोगों ने बोल दिया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ. सो इट्स इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से याद रखना. ये तो सोर्सेस पे बात आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्सेस क्या होते हैं. तो इसमें क्या होगा देखो. हम्म, वैसे ये तो ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं. ये इम्पोर्टेंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देखो ये क्या होता है. इट कैन बी शोन फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर. सबसे पहली चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो अपनी स्पीड ऑफ लाइट है सी, मतलब जो अपनी लाइट है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो अपनी जो लाइट है वो जेड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी. ये हमेशा ध्यान रखना. ई बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बी मैग्नेटिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और सी जो है लाइट, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हमेशा ट्रेवल करती है. सो रिमेम्बर इट बाय हार्ट. The electric field inside the plates of the capacitor is directed perpendicular to the plates. Plates के perpendicular जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड. बी वाली perpendicular हो जाएगी. फिर ये जनरल इक्वेशंस अपन लोग ई बी को ऐसे लिखेंगे. ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी. कि अपने को पता है वेवलेंथ होती है 2 पाई बाय लैम्डा. जेड होता है डायरेक्शन की, वो जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. फिर माइनस प्लस बताता है यहाँ पे कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में. ये भी अपन जब क्वेश्चन जाएगा तो अपन लोग देखेंगे सब कुछ. उसके बाद जो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है. अपने को कभी कभी क्वेश्चन में म्यू नॉट ई नॉट दिया रहेगा, अपने को सी पूछ लेंगे, या कभी सी और म्यू नॉट दिया रहेगा, ई नॉट पूछ लेंगे. तो ये अपने को पता होना चाहिए कि जो अपना सी होता है वो होता है 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट. और कभी कभी तो क्या इस वैसे जनरली यही होता है. सी इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू आर टाइम्स एप्सिलॉन आर, वेयर म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव पैसिविटी. मतलब जो अपना म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है ये सिर्फ वैक्यूम के केस में है, लेकिन वो किसी और मीडियम में होगा तो वहां पर रिलेटिव हो जाएगा. तो वो चीज ध्यान रखना. ठीक है. तो इस टाइप से होगा ये. फिर
उसके बाद ये एक रिलेशन होता है 2 पाई, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी टाइम्स 2 पाई बाय लैम्डा। मतलब बेसिकली अपन लोग निकाल लेंगे जो स्पीड होती है वो स्पीड इज इक्वल टू नथिंग बट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर ये वापस ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इसमें अपन लोग बोलते हैं कि जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा कम रहेगी मैग्नीट्यूड में। और कितना कम रहेगी? वो उतना कम रहेगी स्पीड ऑफ लाइट की, जितनी स्पीड ऑफ लाइट है उससे। मतलब जो अपनी स्पीड ऑफ लाइट है उससे जब अपन लोग डिवाइड करेंगे ई नॉट को, तब जाके अपने को बी नॉट मिलेगा। ठीक है। और फिर दे डिफर फ्रॉम ऑल द अदर वेव्स वी हैव स्टडीड सो फार इन स्पेक्ट दैट नो मटेरियल मीडियम इज इन्वॉल्व इन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये तो बेकार चीज लिखी है। इसके बाद ये वही रिलेशन v इज इक्वल टू 1/म्यू एप्सिलॉन, जो मैंने आपको बताया। मतलब अगर यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा तो यहाँ पे c हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं है, सिर्फ म्यू और e है, तो वहाँ पे अपन लोग v लिखेंगे। म्यू और e क्या है? म्यू और e है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी, ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव, मतलब जो भी एयर में होता है। तो ये तब लिखते हैं अपन लोग जब अपने को सिर्फ वैक्यूम की बात नहीं करनी होती है। तो बेसिक फॉर्मूला यही है। इसमें अगर अपन लोग थोड़ा जनरलाइज करके सिर्फ वैक्यूम के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे वी की जगह सी आ जाएगा, म्यू की जगह म्यू नॉट आ जाएगा, ई की जगह ई नॉट आ जाएगा। ई नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कांस्टेंट। अपने को पता है 3 × 10⁻⁸ होता है। Where the constancy of velocity of EM waves in vacuum is so strongly supported by experiments and actual values so well known now that it is used to define the standard of length। अपने को पता है 3 × 10⁸ होता है वो। फिर इसी टेक्नोलॉजी से अपने रेडियो और टीवी सिग्नल्स आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पे एनर्जी जाती है। लाइट कैरीज एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ। लाइट एनर्जी आती है सन से अर्थ में, और फिर उसी से अपन लोग ये सब चीजें देखते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली बताता है कि जैसे कि अपन लोग देख पाते हैं। अपन लोग क्यों देख पाते हैं? अपन लोग इसलिए देख पाते हैं क्योंकि अपने आसपास विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट को अपन लोग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि विजिबल लाइट अपने रेंज में है, अपनी वेवलेंथ की अपनी फ्रीक्वेंसी के रेंज में है, जिसको अपन लोग देख सकते हैं। लेकिन जो अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर तो छोड़ो, मतलब आप ऐसा मान लो कि अपने आसपास से विजिबल लाइट नहीं होती। बेसिकली क्या होता है कि हर वेवलेंथ और हर फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, उसके अलग अलग नाम होंगे। लेकिन अपन लोग से विजिबल लाइट को देख पाते हैं क्योंकि अपनी आंखें उस टाइप से डिजाइन है कि अपन सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं, अपन सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ विजिबल लाइट ही नहीं होती, और भी बहुत सारी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो जब उनको अपन लोग अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, तब जो चीज बनती है उसको अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें अब देखो कौन कौन सी होती हैं। एक्स रेस, गामा रेस, लाइट वेव्स मतलब विजिबल लाइट, और रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वेव्स। ये 5-6 वेव्स होती हैं जिनको अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। इनके बीच में कोई शार्प डिवीजन नहीं है, लेकिन अपन लोग कुछ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का डिवीजन कर देते हैं जिससे कि अपन लोग इनको अलग अलग कर पाए। तो अगर जैसे कि यहाँ पे बना हुआ, फिर भी मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपन लोग चालू करते हैं गामा रेस, गामा रेस से। गामा रेस के बाद आता है, तो मैं इस ऑर्डर में लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ यहाँ से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि जो स्पीड होती है वो होती है वेवलेंथ टू फ्रीक्वेंसी। स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ टू फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आगे जा रहा हूँ तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। गामा रेस, गामा रेस के बाद आता है एक्स रेस। एक्स रेस के बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेस मतलब यूवी रेस। उसके बाद आता है जिसमें जो अपन लोग देख सकते हैं विजिबल लाइट। उसके बाद आता है इंफ्रारेड। अब इसमें कैच है, मैं बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स। ये टेबल डायरेक्टली पेपर में पूछ लेते हैं तो ये अपने को पता होना चाहिए। शॉर्ट रेडियो वेव्स और टेलीविजन वेव्स, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। अपने को इसके बाद सीधे रेडियो वेव्स पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें कैच क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूँ
इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में है। अभी अपन लोग आ जाते हैं विजिबल लाइट के अंदर, जिसमें अपने को पढ़ना है। अब जो अपनी विजिबल लाइट है, ये जो अपनी विजिबल लाइट है, इसमें क्या कहानी है ये देखो। विजिबल लाइट में वैसे तो अपने को पता होगा, फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, ताकि अगर नहीं पता तो पता चल जाए। अपन ने पढ़ा होता है ना विबग्योर, तो बस ये विबग्योर से ही है। सबसे पहले आता है वायलेट, फिर आता है इंडिगो, फिर आता है ब्लू। मैं विबग्योर को फॉलो कर रहा हूँ बस। फिर आता है ग्रीन, फिर आता है येलो, फिर आता है ऑरेंज, फिर आता है रेड। ठीक है, तो इस टाइप से अपना विजिबल लाइट में होता है। अब कैच क्या है यहाँ पे देखो, अल्ट्रा वायलेट है, यहाँ पे वायलेट है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे इंफ्रारेड है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें अपने को कंफ्यूजन होती है, तो अपने को ऐसे याद रखना है कि यूवी रेस मतलब अल्ट्रा वायलेट के बाद वायलेट चालू होगा, गामा एक्सरे यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट के बाद वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर रेड के बाद इंफ्रारेड। रेड के बाद इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। इस टाइप से ये आगे जाके बढ़ता रहता है। तो अगर अपने को इसमें कंफ्यूजन है, तो अपन इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट के बाद वायलेट आता है, और रेड के बाद इंफ्रारेड जाता है। तो ये अपनी विजिबल लाइट का कंपोजिशन है। और ये अगेन इंक्रीजिंग वेवलेंथ में है, मतलब वायलेट की वेवलेंथ से ज्यादा इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की। इस ऑर्डर में अपनी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है और फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये जो अपना सेटअप है, इसी इसी सेटअप को अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट थिंग, पक्का इसको याद रखना है। और यही नहीं, इनकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाली जो रीजन है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं इनका, क्या बोलते हैं, इनका एनालिसिस। मतलब ये आपसे बोलेंगे कि आप इसको बना के दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंजेस भी डिफाइन करनी पड़ेंगी, तो आपको वो भी याद करना पड़ेगा। जो अपनी विजिबल लाइट के लिए होता है वो तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है। विजिबल लाइट के लिए अपनी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 तक। इसको अगर हम लोग नैनोमीटर में चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर्स। सो ये जो अपनी विजिबल लाइट होती है जाती है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। कभी कभी 700 नैनोमीटर लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी बेसिकली वो जाती है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। देखो इसमें ऐसा क्यों है कि अलग अलग है, क्योंकि मैंने बताया ना, कोई शार्प बाउंड्री डिफाइन नहीं है। देयर इज नो शार्प बाउंड्री डिफाइंड एज सच बिटवीन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते अलग अलग। अपने को बस कहीं पर डायवर्जन बैठा रहे हैं, तो अपन लोग वो डायवर्जन बैठा रहे हैं, से अपने को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे तो वो, यहाँ मतलब मेरे को पता ही है, ये तो कंफर्म ही है कि 700 नैनोमीटर पे रेड लाइट ही होगी और 800 नैनोमीटर पे इंफ्रारेड ही होगी। लेकिन मेरे को इन दोनों के बीच में कोई नंबर चुनना था, तो मैंने 750 चुन लिया। तो इस टाइप से अपन लोग इनको सेपरेट करते हैं। और फिर ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये अगर आपको ये नहीं भी पता, तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर कौन सा है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर कौन सा है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कौन सा है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कौन सा है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन लोग वैसे भी याद कर सकते हैं इसको। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, ये अपने को पता होनी चाहिए थी। तो आई होप ये तो समझ में आया होगा आपको। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे हर वेव का डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। Radio waves are produced by the accelerated motion of charges in conducting wires. These are used in radio and television communication systems. मतलब वही, जब चार्जेस बहुत तेजी से मूव करते हैं, बहुत तेजी से उनका एक्सेलरेशन होता है, तब जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उनको हम लोग रेडियो वेव्स बोलते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है, अगेन इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बता रखा है, याद कर लेना। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पूरा। और इसके यूजर्स क्या है कि सेलुलर फोन्स यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड।
मतलब अपन लोग जो बात करते हैं, अपन लोग रेडियो वेव्स पे बात करते हैं, पता ही होगा ये तो। फिर आगे चलते हैं माइक्रोवेव्स पे। माइक्रोवेव्स में क्या होता है? माइक्रोवेव्स में ऑब्वियस सी बात है, रेडियो मैंने बहुत इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में है, तो माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव से कम ही होगी। तो माइक्रोवेव्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेडियो वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज इन द गीगाहर्ट्ज, मतलब गीगाहर्ट्ज की रेंज मतलब 10 की पावर 9। जो अपना गीगा होता है वो 10 की पावर 9 होता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगाहर्ट्ज में होती है। और they are produced by small special vacuum tubes called क्लेस्ट्रॉन्स या मैग्नेट्रॉन्स या गन डायोड्स। मतलब इसकी जो ये जो प्रोड्यूस होती है ये स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स में प्रोड्यूस होती है। इसको अपन लोग ये बोलते हैं, इसका नाम अपने को पता होना चाहिए क्योंकि अपने को पूछ सकते हैं ये एग्जाम में, वन वर्ड में, कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लेस्ट्रॉन्स और मैग्नेट्रॉन्स और गन डायोड्स। तो ये अपने को थोड़ा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। फिर क्या है? सॉरी। Due to their shorter wavelengths, they are suitable for the radar systems used in aircraft navigation। क्योंकि इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है तो ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज करते हैं, मतलब यूजर्स लिखे हुए हैं बेसिकली। radar also provides the basis for speed guns used to time fast balls, tennis serves and automobiles। और इसमें एक और चीज, अपन लोग क्रिकेट की खेलते हैं तो क्रिकेट में कभी कभी अपन लोग बॉलिंग करते हैं, वो मशीन से होती है बॉलिंग। तो वो जो मशीन से जो बॉल्स निकलती हैं, टेनिस बॉल्स, उसको अपन लोग उस मशीन में जो अपन लोग यूज करते हैं उसको अपन लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं। उस मशीन में माइक्रोवेव यूज होती है बेसिकली। बाकी सबसे अच्छा यूज जो सभी को पता होगा, माइक्रोवेव सुनते ही समझ में आया होगा, वो ओवन का है। माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं जिसमें अपन लोग कुछ कुक करते हैं, तो उसमें माइक्रोवेव यूज होती है। क्या होता है उन ओवन्स में? द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स इज सिलेक्टेड टू मैच द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सो दैट द एनर्जी फ्रॉम द वेव्स इज ट्रांसफर्ड एफिशिएंटली टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जिससे क्या होगा? इससे वो गर्म हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। अपन माइक्रोवेव में किसी चीज को क्यों रखते हैं? ताकि वो चीज वापस गर्म हो जाए। वो चीज गर्म कैसे होगी? वो चीज गर्म तभी होगी जब जो अपने खाने का सामान है, उसमें जो पानी है, उसका वाटर मॉलिक्यूल और जो अपनी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों जब रिजोनेट कर जाए मतलब सेम सी हो जाए या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तब क्या होगा? तब दोनों मिलके काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? जो अपना फूड आइटम है उसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल से वो काइनेटिक एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो फिर वो चीज गर्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल होता है जो माइक्रोवेव में काम आता है। बेसिकली अपने को फ्रीक्वेंसी रिजोनेट करवानी है, फ्रीक्वेंसी रिजोनेट करने से अपने वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी के आने से वो लोग वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने की वजह से वो चीज गर्म हो जाती है। तो ये बेसिकली माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपको माइक्रोवेव की डेफिनेशन डेफिनेशन है, उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेंज याद होनी चाहिए और उसके यूजेस याद होने चाहिए। सेम गोस विद रेडियो वेव्स। फिर आगे चलते हैं। आगे है इंफ्रारेड वेव्स, फिर विजिबल रेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो विजिबल रेस है जो भी आएंगी आगे। अब देखो इंफ्रारेड वेव्स में क्या होता है। इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल से निकलती है। द बैंड लाइस एट, जैसे हॉट बॉडीज इन द सेंस जैसे कि सन से निकल गई, मतलब जो एकदम बहुत गर्म चीज होती है उससे निकलती है। फिर क्या है? दिस बैंड लाइस एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने आपको बताया रेड के बाद होती है। और जो अपनी रेड लाइट तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने बोला कि लॉन्ग वेवलेंथ या फिर लो फ्रीक्वेंसी। और दे आर समटाइम्स रिफर टू एज हीट वेव्स, क्योंकि मैंने बताया सन से निकलती है तो इसको हीट चाहिए बहुत ज्यादा, तो इसको हम लोग कई बार हीट वेव्स भी बोलते हैं। फिर क्यों? क्योंकि this is because water molecules present in most materials readily absorb infrared waves. Example CO2, ammonia, and so on. After absorption, the thermal motion increases, that is, they heat up and heat their surroundings. Obviously, अगर किसी में थर्मल मोशन इंक्रीज होगा तो फिर वो हीट करेगी सराउंडिंग्स को। इस वजह से अपन लोग उसको हीट वेव्स बोल देंगे। और फिर इस पे जो इसके यूजेस हैं, इंफ्रारेड लैम्प्स आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी। Infrared radiations also play an important role in maintaining the Earth's warmth। जो अपनी अर्थ के ऊपर की जो गर्मी है, मतलब अपन लोग जो अपना एटमॉस्फेयर है, अपना एटमॉस्फेयर इतना सही है, अपन लोग रह पा रहे हैं। मतलब अभी तो खैर ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी बढ़ रही है तभी, क्योंकि अपनी जो यूवी लाइट वगैरह वो एंटर कर रही है, लेकिन इसमें वो जो नहीं है, इसमें दिक्कत ये है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो अपनी अर्थ पे अपने अर्थ को हीटेड रखती है। क्यों? क्योंकि वो हीट वेव से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे क्या होता है? अपनी अर्थ जो होती है उसके आसपास एक हीटिंग एक हीटेड एटमॉस्फेयर बना रहता है, तो उसके चक्कर में अपन लोग
मतलब अपन लोग अच्छे अच्छे एटमोसफेयर में रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड रेस जो है वो हीट अब्सॉर्ब कर ले रही है और अपने को वार्मथ दे रही है बेसिकली। एंड एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह पड़ा है अपन ने। फिर इनकमिंग विजिबल लाइट विच passes relatively easily through the atmosphere is absorbed by the surface and re-radiated as infrared radiations. Well, this radiation is trapped by greenhouse gases such as carbon dioxide and water vapors. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर इसको absorb कर लेते हैं। फिर इसका यूज जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे कि सेमीकंडक्टर डायोड्स में हो गया, और रिमोट स्विचेस में, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टीवी सेट्स, वीडियो रिकॉर्डर्स, हाईफाई सिस्टम्स में होता है। वाईफाई सिस्टम नहीं, ये सही में हाईफाई सिस्टम्स या हाईफाई सिस्टम्स बेसिकली वही होते हैं जिसमें अपन लोग इंफ्रारेड वेव्स को यूज करते हैं और चीजें बनाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल रहा हूँ विजिबल लाइट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो वेवलेंथ है लाइट है वो विजिबल रेस है, क्योंकि वो अपने को दिख सकता है। लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो इंफ्रारेड है। क्यों? क्योंकि वो अपने अर्थ को हीटेड रखता है, हीटेड रखता है तो वार्म रहती है तो फिर अपन लोग आराम से रह पाते हैं। तो बेसिकली जो अपने अर्थ के एटमोसफेयर में गैसेस है वो इंफ्रारेड रेस को अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर अपने अर्थ के एटमोसफेयर में जो गैस है वो इंफ्रारेड रेस को अब्सॉर्ब कर लेती है तो फिर इंफ्रारेड रेस हीट को अब्सॉर्ब करती है और अपना एटमोसफेयर की वार्मथ बनी रहती है बेसिकली। और फिर इसके यूजर्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम आता है, टीवी सेट्स, वीडियो रिकॉर्डर्स और ये हाईफाई सिस्टम्स वगैरह में काम आता है। तो ये एक बार पढ़ के याद कर लेना, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है। फिर विजिबल रेस जो अपन लोग देख पाते हैं, अपन लोग परसीव कर पाते हैं। अपन लोग कोई भी चीज को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अपन लोग विजिबल लाइट देख सकते हैं। इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो अपने को रखी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तो अपन लोग देखते हैं तो ये तो अपने को डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जो अपनी देखने की रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो क्या है। तो अपने को पता होना चाहिए कि वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक है, मतलब वही। और 700 से 4 नैनोमीटर तक है। बाकी इसके बारे में जो भी लिखा है वो अपने को पता होगा कि विजिबल लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, क्योंकि अपन लोग देख पाते हैं। आवर आईज आर सेंसिटिव टू दिस वेवलेंथ, डिफरेंट एनिमल्स आर सेंसिटिव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जो अपन ह्यूमंस हैं उनके लिए तो विजिबल लाइट है जिससे अपन लोग देख पाते हैं, लेकिन जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके लिए कोई दूसरी लाइट होती है, जैसे कि मतलब कोई दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिससे कि वो लोग देख पाते हैं। तो इस टाइप से होता है। फिर मैं क्या बोलता था, हाँ, जैसे कि एक आउल होता है। आउल क्या होता है? आउल नाइट में देखता है, नाइट में देखता है तो क्या होता है? उल्लू रात में जगता है, रात में जगता है, रात में देखता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उनके लिए उनका सिस्टम ऐसे डिजाइन है कि उनको विजिबल लाइट में दिखता है। उनको नाइट में दिखता है। नाइट में कौन सी, शायद इंफ्रारेड देखते हैं या फिर किसी अल्ट्रावायलेट से देखते हैं, किससे वो देखते हैं। लेकिन बेसिकली बात वही है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए विजिबल लाइट नहीं होती। Everything is designed in such a way that we can see in different wavelength range, जैसे कि humans can see in visible light, वैसे ही owls can see in something different, fishes see in something different wavelength range. So basically वही चीज है कि हर चीज अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकती है, क्योंकि इट ऑल इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, कि आपकी आइज किस वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी को झेल सकती है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव्स, और इंसेक्ट्स एक्सटेंड वेल इनटू द अल्ट्रावायलेट, मतलब इंसेक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेस में भी देख सकते हैं, स्नेक्स इंफ्रारेड वेव्स में भी देख सकते हैं। तो ऐसे करके अपन लोग काम करते हैं। फिर अल्ट्रावायलेट रेस आ जाती है। अल्ट्रावायलेट रेस की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वो लिखा हुआ है। फिर बोला है क्या? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। द सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, but unfortunately most of it is absorbed in the ozone layer in the harmful atmosphere। मतलब अपने को पता ही है कि जो अपने ओजोन लेयर है वो अपने को सेव करके रखती है यूवी रेस से। क्यों? क्योंकि वो यूवी रेस को absorb कर लेती है, और वो 40 से 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होती है। उसके बाद यूवी लाइट इज लार्ज क्वांटिटीज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। अपने को पता ही एक्सपोजर तो यूवी लाइट के एक्सपोजर से स्किन कैंसर हो सकता है, और प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलानिन, ये स्किन का पिगमेंट होता है। टैनिंग हो टैनिंग हो सकती है स्किन की। बाकी यूवी रेडिएशन इज अब्सॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लास इसको अब्सॉर्ब कर लेता है, और सनबर्न वगैरह हो सकती है। मतलब वही है कि यूवी रेज जो है अपनी स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए अपन मतलब बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि अपने ऊपर ओजोन लेयर की ओजोन लेयर की एक परत बनी हुई है।
ओजोन लेयर के चक्कर में क्या होता है कि अपन लोग बचे हुए हैं किससे? यूवी रेस से। तो इसलिए अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो अपन लोग फिर यूवी रेस अपने को सीधे पड़ते हैं, अपने को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो बेसिकली अपन लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने को ग्लोबल वार्मिंग कम करनी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग कम होगी क्योंकि अपनी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो उससे क्या हो रहा है, यूवी रेस अंदर आ रही है। तो यूवी रेस अंदर आ रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अपन लोग ग्लोबल वार्मिंग इसलिए कम करनी चाहिए ताकि अपनी ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो। ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होगी तो वो यूवी रेडिएशन को अर्थ के अंदर आने से रोकेगी, एंड देन वी विल बी सेफ। फिर बाकी वेल्डर्स वेयर स्पेशल ग्लास गॉगल्स और फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम यूवी वाइल वेल्डिंग। मतलब वेल्डिंग में यूवी यूज होती है, तो जो वेल्डर्स होते हैं वो ग्लास के गॉगल्स पहनते हैं ताकि उनकी आंखों में न जाए, ऑब्वियस सी बात है। फिर शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण मैंने बताया, देखो यूवी रेस यहाँ पर है, वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ ये है, तो यूवी रेस की वेवलेंथ शॉर्टर होती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से इनको यूज किया जाता है हाई प्रिसीजन एप्लीकेशंस में, जैसे कि लेजिक। लेजिक एक होता है जो कि आई सर्जरी होती है, लिखा हुआ भी है वैसे। लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलिसिस। मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है ना, जिन लोगों को चश्मा होता है उनका चश्मा उतर जाता है। ये एक ऑपरेशन होता है, लेजर ऑपरेशन, जिससे उनकी आंखों का चश्मा उतर जाता है। तो उसमें जो अपन लोग यूज करते हैं उसमें अपन लोग यूवी लाइट यूज करते हैं। इसको अपन लोग बोलते हैं लेसिक, लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलिसिस। केराटो जो होता है केराटिन, ये अपना एक पिगमेंट होता है जो आई में होता है। तो जो अपने चश्मा उतरता है उसके लिए सर्जरी होती है लेजर की, उसमें जो अपन लोग यूज करते हैं उसमें अपन लोग यूवी रेस यूज करते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर यूवी लैंप्स आर यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स, ये अपन ने पढ़ाई है। बाकी फिर ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्लीशन, एंड हेंस इट्स डिप्लीशन बाय सीएफसी गैसेस इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा। फिर अपन आ जाते हैं एक्सरेज पे। बियॉन्ड द यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यूवी रीजन के पहले लाइज द एक्सरे रीजन। वी आर फेमिलियर विद द एक्सरेज। मतलब यूवी के पहले यहाँ पर लाई करती है, जैसे मैंने आपको बताया। वी आर फेमिलियर विद द एक्सरेज बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशन। सारा एक्सरे सबने सुना होगा, हड्डी टूट जाएगी तो डॉक्टर जाएगा एक्सरे करवाएगा। एक्सरे का मेडिकल एप्लीकेशन बहुत है। इट कवर्स वेवलेंथ फ्रॉम 10⁻⁸मीटर्स, मतलब 10 नैनोमीटर से लेके 10⁻⁴ नैनोमीटर तक। एक्सरे अपनी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है। बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है तो क्या होता है ना, अपनी बॉडी के अंदर क्या सिस्टम है वो अपन देख सकते हैं। हड्डी वगैरह सही जगह पे है कि नहीं है, वो सब अपन लोग एक्सरेज की वजह से देख सकते हैं। क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, तो वो आसानी से अपनी स्किन को पेनिट्रेट कर जाती है। स्किन को पेनिट्रेट कर जाती है तो वो स्किन के अंदर चली जाती है। अंदर चली जाती है तो अपन अंदर अपनी कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है या फिर कोई घिसक तो नहीं गई, वो अपन लोग आराम से एक्सरेज की वजह से देख सकते हैं। ठीक है। फिर एक्सरेज को जनरेट कैसे करते हैं, वैसे तो इसका पूरा एक चैप्टर है 12th में, एक्सरेज नाम से, वहां पे अपन लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ इसमें क्या होता है। एक मेटल टारगेट को बम्बार्ड करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, उससे क्या होता है, उससे एक्सरेज निकलती है बेसिकली। फिर एक्सरेज आर यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। कुछ कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी एक्सरेज का यूज होता है। बाकी तो अपने को पता ही है कि हड्डियां टूटी हुई नहीं है कि जुड़ी हुई हैं, उसके उसको डायग्नोस करने के लिए एक्सरेज काम आती हैं। Because the X-rays can damage or destroy living tissues and organism, इट मस्ट बी टेकन केयर कि इनका ओवर एक्सपोजर अवॉइड दो। मतलब एक्सरे तभी करवाएं जब डॉक्टर बोले, बेसिकली वही बात है। एक्सरे का ज्यादा एक्सपोजर अपने शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इसके मैंने आपको बताया ये अपनी स्किन को पेनिट्रेट कर जाती है, तो स्किन को पेनिट्रेट करके ये अपने शरीर के अंदर जाके अपने शरीर के हिस्से को गला सकती है, हड्डियों को गला सकती है, या फिर अपने शरीर के अंदर के जो लिविंग टिश्यूज है उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए एक्सरे से जितना बच के रहे उतना अच्छा है। हाँ, जब डॉक्टर रिकमेंड करे तब ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, क्योंकि अपन शरीर के अंदर का सिस्टम तभी देख पाएंगे एक्सरे से। मतलब बेसिकली क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो वो आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं तो फिर अपन लोग आसानी से देख सकते हैं उस चीज को। तो बेसिकली एक्सरेज थोड़ी हार्मफुल है, लेकिन इसलिए अपने को उससे बच कर रहना चाहिए। बाकी इसका मेन यूज वही है कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अपने को रॉड वॉड डलवानी पड़ती है, या फिर देखना पड़ता है कि अपने बोन्स सही है कि नहीं है, कोई टूट तो नहीं गया, उसके लिए एक्सरेज वगैरह यूज होती है। बाकी सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर को भी ठीक करने के लिए एक्सरे काम आती है। ठीक है। तो अपन लोग क्या करें, अपन लोग यहाँ से चालू किए, अपन लोग यहाँ तक आ गए, अपने को बस गामा रेस और पढ़नी है। फिर गामा रेस में क्या है, दे लाइन अप ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अरे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ
एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर मतलब वेवलेंथ कम हो रही है, बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, गामा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, दे लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज एंड हैव वेवलेंथ ऑफ अबाउट 10 पावर माइनस 10 नैनोमीटर, 10 मीटर्स टू 10 पावर माइनस 14 मीटर्स। सब मतलब सबसे कम। दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड आल्सो बाय रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। ये अपन ने पढ़ा भी होगा रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में कि वहां पे जो रेस निकलती है वो तीन टाइप की होती है, अल्फा बीटा गामा। तो ये वही गामा रेस है। तो ये बेसिकली वहीं से रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से या फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से। दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, रेडियो एक्टिविटी से अपन लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करते ही है। कैंसर का ट्रीटमेंट को अपन लोग बोलते हैं रेडियोथेरेपी है। तो वहां पे गामा रेस का बहुत यूज आता है। बाकी गामा रेस आर एक्सट्रीमली हार्मफुल अगेन ड्यू टू सेम रीजन। हाई फ्रीक्वेंसी लो लो वेवलेंथ आसानी से किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो थोड़ा इससे बच के रहना चाहिए। बाकी कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में काम आता है। फिर ये आई इंपॉर्टेंट टेबल, अभी जो मैंने आपको बताया वो अपन लोग पढ़ के याद भी कर लेंगे। उन सब का एक ये शॉर्ट टर्म वर्जन दिया हुआ है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको बेसिकली आधा चैप्टर आता है ये वाला। तो ये टेबल अपने को याद करनी पड़ेगी। टेबल में वही है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ रेंज ग्रेटर देन 0.1 मीटर, माइक्रोवेव्स के 0.1 मीटर से 1 mm, इंफ्रारेड के 1 mm से 700 mm, फिर लाइट की अपने को पता ही है, नैनोमीटर से नैनोमीटर 700 से 400। फिर अल्ट्रावायलेट की 400 से 1 नैनोमीटर, एक्सरेज की 1 नैनोमीटर से 10 पावर माइनस 3 नैनोमीटर, और गामा रेज की 10 पावर माइनस 3 नैनोमीटर से भी कम। ठीक है, फिर प्रोडक्शन सबका नहीं लिखा हुआ था, लेकिन रेडियो का मैंने आपको बताया था कि रैपिड एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। माइक्रोवेव का भी मैंने आपको कुछ पहले बताई थी, मतलब एक ट्यूब होती है, इसके अंदर माइक्रोवेव का प्रोडक्शन होता है, जिसको अपन लोग क्लिस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वेल बोलते हैं। एक और नाम था मैंने आपको बताया था। फिर इंफ्रारेड का वाइब्रेशन से होता है, ये भी बताया था। लाइट तो अपने को दिख रही है, ऑब्वियस बात है, लाइट एनर्जी मतलब सन की एनर्जी वहीं से आ रही है। अल्ट्रावायलेट के लिए इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अल्ट्रावायलेट भी अपन लोग एक्सरेज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ये कैसे निकलती हैं। बेसिकली जब इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे लोअर एनर्जी लेवल में, क्योंकि इनिशियली वो हाई एनर्जी लेवल में होते हैं, फिर वो लोअर एनर्जी लेवल मूव कर रहे हैं, तो जो एनर्जी का कम हुई है ना, क्योंकि पहले वो हाई एनर्जी में थे, अब लो एनर्जी लेवल में आ गए, तो जो एनर्जी कम हुई है ना, वो एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से अपन लोग अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज का प्रोडक्शन, ये अपन लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो ये दोनों तो आपको याद होना ही चाहिए। बाकी एक्सरे वैसे ही होता है, अपन लोग मेटल को बम्बार्ड करते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से, वो एक्सरे ट्यूब्स के अंदर होता है। उसके बाद गामा रेस तो रेडियो एक्टिविटी कैसे होती है अभी बताया। फिर डिटेक्शन कैसे करते हैं रेडियो का, तो रिसीवर एरियल से। बाकी ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर सकते हैं। माइक्रोवेव का पॉइंट कांटेक्ट डायोड से, इंफ्रारेड का थर्मोपाइल बोलोमीटर से, और लाइट को तो अपन देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट को फोटो सेल से कर सकते हैं। फोटो सेल से मतलब वही सोलर पैनल जो अपन ऊपर लगाते हैं। एक्सरे को तो अपन लोग देखते हैं फोटोग्राफिक फिल्म में, वो देखते नहीं अपन लोग एक्सरे, अपन अपनी अपनी हड्डी का वो नक्शा देखते हैं, क्या बोलते हैं, एक फोटोग्राफिक फिल्म में होती है उसमें। या फिर अपन लोग इसको उस पर भी देख सकते हैं, जो अपन कैमरा की जो पहले रील्स आती थी ब्लैक एंड व्हाइट, वो जो फिल्म होती है उसको फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। या फिर जो अपन वैसे भी देख सकते हैं ना, एक्सरे जिस कार की बनी होती है उसको अपन लोग फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। तो एक्सरेज वहां पे अपन लोग देख सकते हैं। बाकी गामा रेस तो मतलब नहीं देखनी नहीं चाहिए, ऑब्वियस बात है, बाकी इनको रेडियो एक्टिव इसमें देखते हैं एज सच। ठीक है, तो बाकी फिर कितना ही चैप्टर था। अम, हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीज छूट गई ऊपर थी रही कि हम जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव इक्वेशन होती है वो ई नॉट साइन के माइनस ओमेगा टी टाइप की होती है। तो अपन लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा होगा एक्स वाई जेड, वो अपने को बताएगा कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, किस जेड डायरेक्शन में। वो अपने को यहाँ से पता चलेगा। फिर अपने को पता चलेगा के होता है 2 पाई बाय लैम्डा वेव नंबर, लैम्डा होती है वेवलेंथ। ये अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करना अपने को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन को रीड करना अपने से डायरेक्टली पूछते हैं, अपने को इक्वेशन दे देंगे, फिर अपने को बोलेंगे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या स्पीड है, सब बताओ। तो वो अपने को इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए। तो इसमें के जेड माइनस ओमेगा टी में जो यहाँ पे लिखा रहेगा जेड वाई एक्स, उस डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही होगी। ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। हाँ,
जो साइन होता है केजेड के पहले, उससे पता चलता है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। बाकी वही चीजें सेम गोस विद बी एंड सी। और अपने को ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ई इज इक्वल टू बी बाई सी, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको भी ध्यान रखें। बी इज इक्वल टू ई बाई सी, सॉरी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसका मैग्नेट्यूड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। तो वही चीज लिखी हुई है। बाकी ये सब वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। बाकी फिर एक्सरसाइजेस हैं। और एक्सरसाइजेस अपन लोग एक काम करते हैं, एक्सरसाइज अगले सेशन में करते हैं। तो एक्सरसाइज अगले सेशन में करते हैं तो ठीक है। अभी इसको खत्म करते हैं। 10 क्वेश्चन है, वी कैन इजीली डू इट इन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो बेसिकली चैप्टर टफ नहीं है। बस अपने को एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, इनकी वेवलेंथ रेंज, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज पता होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी अपना काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। तो ये अपने से पेपर में डायरेक्टली पूछते हैं। बाकी अपने को ये आधा पार्ट चैप्टर का यही है कि अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आना चाहिए, बाकी आधा पार्ट फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन इक्वेशन ऑफ वेव्स। अपने को पता होना चाहिए कि ई बी एंड सी परपेंडिकुलर होते हैं, बी इज इक्वल टू ई बाई सी। बाकी क्वेश्चन रीड करनी आनी चाहिए, और मैक्सवेल के लॉस पर होने चाहिए चारों। मैक्सवेल के चारों लॉस एज सच इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एट एट एनसीईआरटी लेवल। तो वो एज सच इंपॉर्टेंट है एज ऑफ थ्योरी, लेकिन क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे कि बी इज इक्वल करना पड़ेगा। बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। कंडक्शन करंट वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो अपने को पता होना चाहिए। बाकी फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इनके यूजेस, इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इनका प्रोडक्शन वगैरह अपने को याद होना चाहिए। तो वहां से अपना सारा काम बन जाता है। ठीक है। बाकी फिर एक्सरसाइजेस है, इनको मैं अगले सेशन में कवर करूंगा। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।